चिल्ड्रेन, तो हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स बोले थे कंप्लीट हो चुका है। आज का जो न्यू चैप्टर होगा वो होगा वेव ऑप्टिक्स। हम लोग शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। मीन्स लाइट ड्यूअल नेचर बिहेव करता है, पार्टिकल नेचर भी करता है और वेव नेचर भी करता है। तो पार्टिकल नेचर हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वेव नेचर पढ़ते हैं हम यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में, स्टडी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। इसमें क्या क्या आया है? वेव नेचर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इस थ्योरी को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। मीन्स न्यूटन्स का दिया हुआ थ्योरी है, मीन्स न्यूटन्स ऑप्टिक्स में भी आए हैं। जो एक थ्योरी दिए थे उस थ्योरी का नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस थ्योरी में न्यूटन क्या बताए थे उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद है हाइगेन्स वेव थ्योरी। क्लियर है? हाइगेन्स वेव थ्योरी। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तब उसके बाद हम लास्ट देखेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मीन्स इतना चीज हमको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। और ये थ्योरी करीब करीब नहीं के बराबर पूछता है, आपको हाइजेंस वेव थ्योरी से पूछना शुरू करता है। और हाइजेंस वेव थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है हमको? हाइजेंस वेव थ्योरी में जो पढ़ना है हमको वेव फ्रंट के बारे में पढ़ना है। और ये वेव फ्रंट क्या होता है वही देखेंगे। और वेव फ्रंट का टाइप्स पढ़े हम लोग, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तब उसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट। और उसका अगर हम टाइप्स देखते हैं तो प्लेन वेव फ्रंट का हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो इतना चीज हमको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। तो हम लोग फर्स्ट शुरू करते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी वेव ऑप्टिक्स में। फर्स्ट टॉपिक क्या है मेरा? फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक में सबसे पहले हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे न्यूटन ने एक थ्योरी दिया जिस थ्योरी का नाम था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी का पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी light consists of a small particle called corpuscles। न्यूटन बोले थे लाइट जो बनी हुई होती है, जो स्मॉल पार्टिकल का बना हुआ होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट होता है, उसका नाम न्यूटन्स ने कॉर्पसल्स बोले।
हम लोग जानते हैं लाइट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं उसी फोटोन को न्यूटन्स ने कॉर्पसल्स नाम दिया। तो आप लोग तो न्यूटन से ज्यादा जानते हो। मीन्स न्यूटन्स ने लाइट का स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम कॉर्पसल्स बताया, लेकिन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लाइट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो फोटोन होता है। मीन्स सबसे फर्स्ट थ्योरी जो लाइट का था उन्होंने न्यूटन दिए थे और न्यूटन ने दिए थे और न्यूटन बोले थे लाइट जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा लाइट का, जिससे लाइट बनी हुई होती है, उसको हम कॉर्पसल्स कहते हैं। एंड सेकेंड नंबर बोले द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट is due to different size of corpuscles। मीन्स कॉर्पसल्स का साइज डिफरेंट होता है इसलिए लाइट का कलर डिफरेंट होता है। हम लोग पढ़ा है लाइट का वेवलेंथ डिफरेंट होता है, उन्होंने वेवलेंथ को साइज के नाम से जाना। द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पसल्स। उन्होंने वेवलेंथ को जो साइज के नाम से पुकारा था। मीन्स उन्होंने बोले थे कि लाइट का जो डिफरेंट कलर होगा ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पसल्स। हम लोग जानते हैं लाइट का जो डिफरेंट कलर होता है ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ नहीं बोल करके बोले थे डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पसल्स होता है। और नंबर सी, दिस थ्योरी explain reflection of light comma refraction of light but it does not explain interference diffraction and polarization of light। मतलब ये थ्योरी जो है लाइट के रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करता है, रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन करेगा, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन क्या होता है। तो ये था मेरा न्यूटन्स का कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और न्यूटन्स का कॉर्पस्कुलर थ्योरी इतना ही था। क्लियर है? नेक्स्ट है मेरा जो साइंटिस्ट आए थे, उसमें अभी हमने टॉपिक में लिखाया हाइजेन आए थे। फर्स्ट था मेरा न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें लाइट बनी हुई होती है स्मॉल कॉर्पसल्स का, और डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पसल्स, एंड दिस थ्योरी एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। दूसरे नंबर में आए नंबर 2, उस साइंटिस्ट का नाम था हाइजेन, और हाइजेन जो थ्योरी दिए उस थ्योरी का नाम था हाइजेन्स वेव थ्योरी। और हाइजेन्स वेव थ्योरी में क्या था? अकॉर्डिंग टू हाइजेन्स वेव थ्योरी मीन्स लाइट इज ए वेव। फर्स्ट नंबर पॉइंट इसका क्या था? लाइट is a wave which is transverse in nature,
लाइट एक वेव होगा जो ट्रांसवर्स नेचर का होगा। आप लोग पढ़े हो वेव जो होता है दो टाइप्स का होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड सेकेंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, आप लेट कर लो ये कोई भी मीडियम है, यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, ये कान सटाए हुए है रड में, और यहाँ पर भी हम इस तरह से बना दिया, ये आदमी खड़ा है, ये इस रड में इस तरह से कान सटाए हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको यहां से ऐसे इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये वेव इस तरह से चल करके इसके ईयर के पास पहुंचेगा। अगर हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं तो इस तरह से वेव इस तरह से पहुंचेगा इसके ईयर के पास। तो ये जो है मेरा डायरेक्शन ऑफ वेव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ वेव along the direction of applied force, this is called longitudinal wave. Here direction of wave perpendicular to the direction of applied force is called transverse wave। और लाइट का जो नेचर होता है ट्रांसवर्स नेचर का होगा, मीन्स लाइट का ये नेचर होगा। मीन्स हाइजेंस बोले थे लाइट इज अ वेव व्हिच इज ट्रांसवर्स इन नेचर। क्लियर है? नेक्स्ट हम चलते हैं, हाइजेंस क्या बताए थे, जो वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा, लाइट कोई भी लाइट का सोर्स होगा तो एक वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वेव फ्रंट क्या होता है देखते हैं। वेव फ्रंट, हमको वेव फ्रंट में ही जाना है और यहीं से पूछता है एग्जामिनेशन में। अब हम देखते हैं यहां पर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, तो सोर्स ऑफ लाइट है तो हम पढ़े थे लाइट ऐसे स्ट्रेट चलता है, हमने ऐसे बना दिया। यहाँ पे ये लाइट का पाथ है, ये सब लाइट का पाथ है। इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं ऐसे, ये लाइट का पाथ। ठीक है, हमने एक इमेजिनरी लाइंस ले लिया, दिस इज इमेजिनरी लाइंस। जब लाइट यहां से ट्रेवल करेगी तो इस तरह से लाइट वेव बनाते हुए आएगा ऐसे, फिर यहां से लाइट ऐसे ट्रेवल्स किया ऐसे, फिर यहां से लाइट ट्रेवल्स किया ऐसे। तो ये तीनों लाइट रे सेम फेज में है, तीनों का फेज डिफरेंस सेम है। और यहां जो ये लोकस मिल रहा है, दिस लोकस, इसी लोकस का नाम क्या होता है, दिस लोकस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। क्लियर है? तो हम यहां पे करते हैं द लोकस ऑफ ऑल द वेव्स व्हिच आर वाइब्रेट इन सेम फेज। जितना भी लाइट होना चाहिए वो सेम फेज में होना चाहिए। अगर आप लेट कर लो, यहां से एक और लाइट रे आ रहा है, एक लाइट रे को और हम ले लिया हमने, और यहां से जो ये वाइब्रेट कर रहा है इस तरह से आ रहा है, ये लाइट रे सेम फेज में नहीं है, तो ये वेव फ्रंट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो व्हाट इज वेव फ्रंट? तो वेव फ्रंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, द लोकस ऑफ ऑल द वेव्स, लिखते हैं द लोकस ऑफ ऑल द वेव्स which are vibrating same phase is called wave front।
the locus of all the waves which are vibrating same phase is called wave front. जितनी भी लाइट रे होगा वो सारा अगर एक फेज में होगा, वहां जो लोकस का फॉर्मेशन होगा उसी लोकस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। क्लियर है? और यहां से अगर ये फर्स्ट इमेजिनरी कर्व है, दिस इज द फर्स्ट इमेजिनरी कर्व, और ये फर्स्ट इमेजिनरी कर्व का जो फॉर्मेशन होगा तो इसका नाम होगा प्राइमरी वेव फ्रंट। अगर हम प्राइमरी को सोर्स ले लें यहां से, फिर ये मेरा सोर्स के जैसा बिहेव करेगा प्राइमरी वेव फ्रंट। यहां से फिर वेव चल के यहां, फिर यहां से वेव चल के यहां से वेव चल करके यहां, और यहां जो आएगा दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट। और सेकेंडरी वेव फ्रंट का जो स्मॉल पार्ट होता है, दिस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये प्लेन होगा, इसीलिए इसका नाम हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर है यहां तक? और ये वेव फ्रंट नहीं होगा क्योंकि ये सेम फेज में नहीं है, इसको हमने कट कर दिया। क्लियर है? व्हाट इज वेव फ्रंट? The locus of all the waves which are vibrate in same phase is called wave front. क्लियर है? अब हम देखते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, ये एग्जाम में लिखने आता है। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस का प्रिंसिपल क्या होगा? क्लियर है? तो फर्स्ट नंबर का प्रिंसिपल है, फर्स्ट नंबर का प्रिंसिपल हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर का प्रिंसिपल है द फर्स्ट इमेजिनरी कर्व, द फर्स्ट इमेजिनरी कर्व which are vibrate in same phase is called primary wave front. The first imaginary curve which are vibrate in same phase is called primary wave front. Second principle है, if primary is taken as source, then first imaginary curve which are vibrating in same phase is called secondary wave front. क्लियर है? और थर्ड प्रिंसिपल है, थर्ड नंबर का प्रिंसिपल है द स्मॉल पार्ट ऑफ secondary wave front is plane is called plane wave front. plane wave front. क्लियर है यहां तक? मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल था द फर्स्ट इमेजिनरी कर्व which are vibrate in same phase is called primary wave front. If primary is taken as source, then first imaginary curve which are vibrate in same phase, these all are in same phase is called secondary wave front. And third था the small part of secondary wave front is plane is called plane wave front. This is Huygens principle. क्लियर है? और वेव फ्रंट जो होता है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। लाइट का जो इंसिडेंस वेव होगा, दिस इज द इंसिडेंस लाइट रे,
और इंसिडेंस लाइट रे वेव फ्रंट की ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। मीन्स वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस लाइट वेव। ये देखो यहां से आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा लाइन कैसे खींच दिए हैं, यहां से इनफाइनाइट लाइट रे आएगा। यहां पर भी एक पॉइंट बना था, फिर यहां से आता है, यहां भी एक पॉइंट 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 इस तरह से मिलते जाएगा। ये पॉइंट एक कर्व का फॉर्मेशन कर लेगा, इसी कर्व का नाम होता है वेव फ्रंट। यहां से तो इनफाइनाइट लाइट रे आता, इनफाइनाइट लाइट रे एक पॉइंट यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ 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 यहाँ, ऐसे करते करते एक कर्व बना लेगा, दिस इज इमेजिनरी कर्व। फिर यहाँ पर भी यहाँ से आता है एक लाइट वेव, फिर दूसरा आता है यहाँ, फिर तीसरा आता है यहाँ, फिर चौथा आता है, ऐसे करते 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 ये भी मेरा वेव फ्रंट का फॉर्मेशन कर लेगा, दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। एंड वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस लाइट रे। तो आप इस पॉइंट को लिख लो, वेव फ्रंट इज always perpendicular to the direction of इंसिडेंस लाइट। वेव फ्रंट जो होगा इंसिडेंस लाइट का ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? मिटाते हैं इसको। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द shape of the source of light, there are following types of wave front। मीन्स अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट वेव फ्रंट डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट नंबर में है मेरा स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा होगा, अगर ये सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट होगा, दिस इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब यहां से जो वेव फ्रंट मिलेगा मेरा इस तरह से मिलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। क्लियर है? ये मेरा स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब यहां से हम दिखाएं ये सेम फेज में होगा, ये फिर यहां से ऐसे चलेगा, ये फिर ये, ऑल आर इन सेम फेज। यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर मेरा ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये इस तरह का होगा। ये जो मेरा है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। हम लिख सकते हैं इफ सोर्स ऑफ लाइट इज पॉइंट then wave fronts are obtained। बहुत सारा वेव फ्रंट होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, आर obtained each spherical is called spherical wave फ्रंट। क्लियर है? आप पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कोई भी ले लो। नंबर 2 बी नंबर में होगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा अगर सोर्स ऑफ लाइट लीनियर हो, दिस इज द लीनियर सोर्स ऑफ लाइट,
और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये मेरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। किससे? लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, जैसे ट्यूब लाइट से कैसा मिलेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये मेरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। क्लियर है? गॉसियन सरफेस में भी पढ़े थे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब यहां से लाइट रे, यहां से सोर्स से लाइट रे निकल रहा है, तो ऐसे फिर ऐसे सेम फेज में है सारा लाइट रे, ऐसे फिर ऐसे, यहां भी लाइट रे सेम फेज में है, ऑल आर इन सेम फेज। ये जो मिल रहा है मेरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिल रहा है। मीन्स इफ सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर इन शेप, if source of light is linear in shape, then wave fronts obtained is cylindrical, is called cylindrical wave front। क्या लिख लेंगे इसको? if source of light is linear in shape, then wave fronts obtained is cylindrical, is called cylindrical wave front। क्लियर है? अब यहां पे देखते हैं नंबर थर्ड में प्लेन वेव फ्रंट। जिस प्लेन वेव फ्रंट का हमको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है। नंबर सी, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, तो आप देखे थे सेकेंडरी वेव फ्रंट का स्मॉल पार्ट प्लेन होता था, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। या सोर्स ऑफ लाइट प्लेन होगा, मींस प्रोजेक्टर से जो मेरा वेव फ्रंट ऑब्टेन होगा, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। ये मेरा प्लेन सरफेस है, मींस प्लेन सोर्स ऑफ लाइट, प्लेन सोर्स ऑफ लाइट है। और यहां से जो वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा इस तरह से होगा, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। इसको इस तरह से मिला सकते हैं, ये है मेरा प्लेन वेव फ्रंट। फिर इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएं, फिर मेरा इस तरह से मिलते चला जाएगा, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मिलेगा। दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। ये मेरा प्लेन वेव फ्रंट है। अब यहां से लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है इस पे, इस तरह से लाइट रे, दिस इज द इंसिडेंस लाइट रे। अब आप देखो इंसिडेंस लाइट रे जो है मेरा प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, मींस इंसिडेंस लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन वेव फ्रंट। ये जो मेरा एंगल कितना डिग्री है टोटल? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मींस इंसिडेंस लाइट इज परपेंडिकुलर टू ऑलवेज प्लेन वेव फ्रंट। मींस इफ सोर्स ऑफ लाइट is plane, then wave fronts obtained is plane, is called plane wave front। क्लियर है? यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट या इसी टॉपिक का दूसरा नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी। मीन्स लाइट के रिफ्लेक्शन को इन्होंने प्रूफ करके बताया। मीन्स I इक्वल टू R कैसे होगा। हम लोग पहले पढ़ते थे I और R इक्वल होता है, डायरेक्ट पढ़ते थे इक्वल होता है, लेकिन कैसे होता है उसी को हमको देखना है। क्लियर है? अब ये हमने ले लिया, ये कोई भी एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। क्लियर है यहां तक? ये मेरा प्लेन मिरर है।
ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर पे हमने ये नॉर्मल दिया, दिस इज नॉर्मल, ये भी मेरा नॉर्मल है। क्लियर है यहां तक? अब कोई भी सोर्स से लाइट रे इंसिडेंस हुआ, यहां पर भी एक लाइट रे को इंसिडेंस करा दिया और उसी के पैरेलल यहां पर भी एक लाइट रे को इंसिडेंस करा दिया। ये दोनों लाइट रे आपस में क्या है? पैरेलल है। तो आप जानते हैं इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज आल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाता है और ये भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाता है। तो ये एंगल जो होता है मेरा, इसको नहीं दिखाते हैं अभी फिलहाल, डायग्राम को उतना गंदा नहीं करना है। दिस इज आर, ये दोनों पैरेलल है तो ये भी आई होगा तो ये भी आई ही होगा, ये आर होगा तो ये ही आर ही होगा। लेकिन हमको प्रूफ करके देखना है कि आई इक्वल टू आर कैसे होता है। क्लियर है? हम देखते हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज ओ, इसको हमने ले लिया ओ डैश। और ये जो मेरा इंसिडेंस रे है, अभी हम बताए थे इंसिडेंस रे पे प्लेन वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से एक प्लेन वेव फ्रंट बनाते हैं, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। और प्लेन वेव फ्रंट जो होगा मेरा परपेंडिकुलर होगा इंसिडेंस रे, और ये इंसिडेंस रे पे है, इसीलिए इसका नाम जो है, इस वेव का नाम है, इस प्लेन वेव का नाम है इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट। दिस इज इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट। और ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहां से भी एक परपेंडिकुलर इस पे डाला, क्योंकि वेव फ्रंट जो होता है मेरा इंसिडेंस रे का और रिफ्लेक्टेड रे का परपेंडिकुलर होगा, और ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर है? और ये जो वेव फ्रंट है मेरा, ये जो वेव फ्रंट है, दिस इज रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम क्या किया, इस नॉर्मल को इधर बढ़ा दिया। क्लियर है? और ये जो मेरा इंसिडेंस रे का पाथ है, इसको भी बढ़ाया। ये एंगल कितना होगा? आई होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और ये टोटल एंगल कितना होता है? ये टोटल एंगल होता है 90 डिग्री। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आई। अब आप देखो यहाँ पे ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो ये मेरा ग्रीन कलर से ले करके ये डॉटेड लाइन तक, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर, और ये 90 माइनस आई है, तो ये इतना एंगल जो है मेरा, ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको भी हमने, ये नॉर्मल को, दिस इज अ नॉर्मल, इस नॉर्मल को हमने ऐसे बढ़ाया। ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल इज इक्वल टू आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये टोटल मेरा 90 डिग्री है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आर। फिर ये ग्रीन से लेकर के ये डॉटेड लाइन तक ये परपेंडिकुलर है, और ये 90 माइनस आर है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू आर। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने ले लिया, ये ओ पॉइंट है, ये ओ डैश है, इसको ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया। अब देखो ये लाइट रे सेम मीडियम में रिटर्न हो रहा है, तो इंसिडेंस रे का जितना स्पीड है उतना ही स्पीड रिफ्लेक्टेड रे का होगा, इसका स्पीड जितना है उतना ही स्पीड रिफ्लेक्टेड रे का होगा। बेस जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उसका स्पीड चेंज नहीं करता है, वेवलेंथ भी चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं करता है। जब लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है तो उसका स्पीड चेंज कर जाता है, वेव चेंज कर जाता है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसीलिए इसका स्पीड चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? अब हम लेते हैं ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। क्लियर है?
triangle OAO dash and next triangle is OBO dash. क्लियर है? OAO dash में जो एंगल है मेरा एंगल OAO dash इज इक्वल टू एंगल OBO dash. ये मेरा कितना डिग्री है? 90 डिग्री है. क्लियर है? ये भी एंगल 90 और ये भी एंगल 90. अब यहाँ पे देखो ये मेरा OO डैश दोनों ट्रायंगल में कॉमन है. OO डैश इक्वल टू OO डैश, दिस इज कॉमन साइड. कॉमन साइड है ये मेरा. क्लियर है? तो आपका ये एंगल इक्वल ये मेरा OO डैश इक्वल और O से A का डिस्टेंस इक्वल होगा B से O डैश का डिस्टेंस, बिकॉज C इंटू T मीन्स डिस्टेंस इक्वल टू होगा फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द लाइट इन दिस मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इंटू T इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्स करता है. यहां से यहां के लिए टाइम t लिया, यहां से यहां तक के लिए टाइम t लिया, तो उतना ही टाइम में लाइट रे का जो डिस्टेंस होगा सेम होगा. सो OA इज इक्वल टू BO डैश. देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? फ्रॉम RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो I किसके इक्वल हो जाएगा? R के इक्वल हो जाएगा. दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मींस दिस इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट. आपने देखा I इक्वल होता है R का. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है. मींस रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी. क्लियर है यहां तक? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है. नंबर 2 देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, या इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. On the basis of Huygens wave theory. On the basis of Huygens wave theory. हमको रिफ्रैक्शन देखना है. इसमें दो केस पढ़ते हैं. When light ray going from rarer medium to denser medium. जब लाइट रे फर्स्ट केस में हम पढ़ा रहे हैं रेरर से डेंसर में जाएगा, सेकेंड केस डेंसर से रेरर में जाएगा, तो क्या होगा? हमने यहाँ पे दो मीडियम ले लिया. ये μ1 मीडियम और ये μ2 मीडियम, और ये मेरा रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम. क्लियर है? अब यहाँ पे हमने नॉर्मल दिया. ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल. अब कोई भी लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है, दिस इज इंसिडेंस लाइट रे, और इसी के पैरेलल इस पे भी इंसिडेंस हो रहा है. क्लियर है? अब इसको ऐसे नहीं जा करके इसका ये रियल पाथ था लाइट रे का, ये आ जाएगा टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये भी आएगा टुवार्ड्स द नॉर्मल. क्लियर है? अब इस एंगल को कहते हैं हम I, इस एंगल को कहते हैं R. हमको प्रूफ करना है म्यू इक्वल टू साइन I बाय साइन R. अब हम यहाँ पे वेव फ्रंट बनाते हैं, तो वेव फ्रंट बनाएंगे तो क्या होगा देखते हैं. यहां से प्लेन वेव फ्रंट, ये पॉइंट को O, दिस इज O डैश. यहां से एक वेव फ्रंट खींचा, ये वेव फ्रंट इंसिडेंस रे के परपेंडिकुलर होगा, इसका नाम होगा इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट. क्लियर है? अब यहां से वेव फ्रंट एक इस पे खींचा, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर,
और इसका नाम होगा रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर है? इसमें लाइट का स्पीड c1 होगा तो इसमें लाइट का स्पीड c2 होगा, डिफरेंट होगा। अगर इसमें लाइट का वेवलेंथ λ1 होगा, इसमें लाइट का वेवलेंथ λ2 होगा, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। अब देखो आप, ये एंगल I है तो ये भी टोटल एंगल कितना होता I, तो यहां से यहां तक कितना हो जाता मेरा 90 डिग्री माइनस I, और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू I। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे बढ़ाते हैं, ये जो है मेरा इस तरह से, ये एंगल R, तो ये भी एंगल क्या होता है R, दिस इज 90 डिग्री माइनस R, और ये टोटल एंगल मेरा 90 डिग्री है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू R। ये एंगल क्या हो जाता R होता। इसको हमने ले लिया पॉइंट A, इसको ले लिया हमने पॉइंट B। क्लियर है यहां तक? अब हम देखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल OAO डैश। अब देखो आप ट्रायंगल OAO डैश में हम लिख सकते हैं sin I इक्वल टू परपेंडिकुलर AO डैश बाय OO डैश। क्लियर है? इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल O डैश OB, ट्रायंगल O डैश OB में हम लिख सकते हैं sin R इक्वल टू परपेंडिकुलर OB बाय OO डैश। क्लियर है? OO डैश इक्वेशन 2। अब वन इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से, ये आ गया मेरा sin I बाय sin R इक्वल टू AO डैश बाय OB। क्लियर है? इक्वेशन 3 AO डैश बाय OB। अब आप देखो AO डैश जो हो जाएगा मेरा, इसमें लाइट का स्पीड c1 है तो ये हो जाएगा c1 इंटू टी। क्लियर है? सिमिलरली इसमें लाइट का स्पीड क्या है c2 है, तो OB क्या हो जाएगा मेरा c2 इंटू टी। तो यहां से OA डैश बाय OB का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, c1 बाय c2। दिस इज इक्वेशन 4। क्लियर है? अब आप देखो c1 को हम लिख सकते हैं c0 बाय μ1, और c2 को लिख सकते हैं c0 बाय μ2। सो c1 बाय c2 इक्वल टू μ2 बाय μ1। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम क्या लिख सकते हैं, OA डैश नॉट OA डैश, क्या था यहां पे मेरा, क्या था AO डैश। हाँ सही है, AO डैश था ये मेरा। डिवाइड करेंगे तो AO डैश आएगा। क्लियर है? इससे क्या होगा AO डैश बाय OB, यहाँ पे है मेरा c1 बाय c2, और c1 बाय c2 को हम लिख सकते हैं μ2 बाय μ1। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन से क्या मिलेगा देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है मेरा, sin I बाय sin R इक्वल टू μ2 AO डैश बाय OB। AO डैश बाय OB का वैल्यू कितना है मेरा, μ2 बाय μ1। क्लियर है? μ2 बाय μ1, और ये मेरा इक्वेशन हो गया 5। क्लियर है? यही तो लाना था, sin I बाय sin R इक्वल टू μ2 बाय μ1। दिस इज स्नेल्स लॉ। इसी को हम क्या कहते थे, स्नेल्स लॉ कहते थे। मीन्स ये मेरा आ गया sin I बाय sin R का वैल्यू μ2 बाय μ1 कैसे होता है। आप इसको और बढ़ा सकते हो, μ2 बाय μ1 को हम कांस्टेंट कहते थे, तुम लोग को बताए थे। मीन्स द नेचर ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। मीन्स ये रिलेटिव डेंसिटी होता था, मीन्स μ2 बाय μ1 का वैल्यू
कांस्टेंट होता था, सो साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू ये कांस्टेंट, देयरफॉर साइन आई इक्वल टू के साइन आर, सो साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, यही होता था ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? दिस इज स्नेल्स लॉ, मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ Huygens wave theory when light ray going from rarer medium to denser medium। आप डेंसर से रेरर के लिए खुद से बना सकते हो। जब लाइट रे मेरा डेंसर से रेरर मीडियम जाएगा तो उस वक्त भी मेरा क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन ही होगा। तो हम देखते हैं नंबर 2 केस व्हेन लाइट रे गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। नंबर बी केस हमने देखा व्हेन लाइट रे गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर। जब लाइट रे डेंसर से रेरर जाएगा तो क्या होगा, ये मेरा नॉर्मल है, दिस इज μ1 मीडियम, दिस इज μ2, ये मेरा यहां पे क्या था डेंसर मीडियम, ये मेरा क्या है रेरर मीडियम। क्लियर है? जब यहां से लाइट रे को हमने इंसिडेंस कराया, ये लाइट रे ऐसे नहीं जाकर के क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहां पर भी अगर उसी के पैरेलल लाइट रे को इंसिडेंस कराया, इसको आना चाहिए था ऐसे, दिस इज आल्सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस पॉइंट को हमने ले लिया ओ, इसको ले लिया ओ डैश। क्लियर है? अब यहां से वेव फ्रंट बनाते हैं, तो इस पॉइंट से इंसिडेंस रे पे परपेंडिकुलर डाला, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट, और यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला और इसका नाम है रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, एकदम उसी के जैसा है। अब यहां पे आप देखो, ये एंगल मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता। क्लियर है? अब ये मेरा टोटल एंगल 90 डिग्री है, ये मेरा हो जाता कहाँ 90 डिग्री माइनस आई, और ये ग्रीन से लेकर के डॉटेड लाइन तक फिर मेरा एंगल 90 डिग्री है और ये 90 माइनस आई है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू आई। क्लियर है? अब इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते तो ये एंगल मेरा क्या होता, आर होता, और ये मेरा हो जाता 90 डिग्री माइनस आर, और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू आर। इसको ले लिया ए, इसको ले लिया हमने बी। क्लियर है? अब हम लेते हैं ट्रायंगल ओ ओ डैश ए, इसमें हम लिख सकते हैं साइन आई इक्वल टू ए ओ डैश बाई ओ ओ डैश, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली ट्रायंगल ओ ओ डैश बी साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है ओ बी बाय ओ ओ डैश, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, दिस इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू ए ओ डैश बाय ओ बी। क्लियर है? इक्वेशन 3। अब ए ओ डैश को हम लिख सकते हैं, ए ओ डैश को, इस मीडियम में लाइट का स्पीड c1 है और इस मीडियम में लाइट का स्पीड c2 है, तो लिख सकते हैं हम c1 इंटू टी, और ओ बी को हम लिख सकते हैं c2 इंटू टी। दिस इज c1 इंटू टी, दिस इज c2 इंटू टी। अब ए ओ डैश बाय ओ बी रिटेन एज c1 बाय c2, इक्वेशन 4। क्लियर है? अब c1 को हम लिख सकते हैं c नॉट बाय μ1 और c2 को लिख सकते हैं c नॉट बाय μ2। तो क्या आएगा मेरा इक्वेशन 4 में, इसका वैल्यू अगर हम पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, तो क्या आएगा ए ओ डैश बाय ओ बी इक्वल टू μ2 बाय μ1।
अब इसका वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो आएगा मेरा साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। तो आ गया फिर वही फॉर्मूला में साइन आई बाय साइन आर और म्यू टू बाय म्यू वन कांस्टेंट होता है, सो साइन आई इक्वल टू के साइन आर, therefore sin I is directly proportional to sin R. This is the proof of Snell's law with the help of Huygens wave theory. क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लेन वेव फ्रंट का रिफ्रैक्शन प्रिज्म से कैसे होगा, मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होगा, लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो बाय।